गुड मॉर्निंग सेवन्थ बी। बेटा लास्ट क्लास में हमने हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर शुरू किया था द दिल्ली सुल्तान। इसमें हमने पढ़ा था कि जो तोमर राजपूत दे वर द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश दिल्ली एज द कैपिटल। उन्होंने ही दिल्ली को पहली कैपिटल बनाया। उससे पहले किसी भी किंगडम ने, किसी भी डायनेस्टी ने दिल्ली को अपनी कैपिटल नहीं बनाया था। देन हमने पढ़ा चौहान्स के बारे में कि चौहान्स को कैसे हरा के मोहम्मद गोरी बैटल में हराता है और मोहम्मद गोरी का जो गवर्नर होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो यहाँ दिल्ली सुल्तनत की शुरुआत करता है 1206 में। दैन हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा। दैन हमने रज़िया के बारे में पढ़ा कि जो हाउ रज़िया वाज अपॉइंटेड एज द सक्सेसर ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का ऐसा मानना था कि उसके बेटों से ज़्यादा काबिल जो है उसकी बेटी रज़िया है। तो दिस इज़ हाउ जो रज़िया बिकम्स द फर्स्ट फीमेल दिल्ली सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। जो रज़िया है दिल्ली सल्तनत की पहली फ़ीमेल सुल्तान बन जाती है। अब इस पे काफ़ी सारे उस समय के जो लोग होते हैं रज़िया के कंटेम्प्रेरी, जो रज़िया के समय के होते हैं, काफ़ी क्वेश्चनिंग करते हैं कि हाउ बीइंग अ फीमेल शी कैन बी दिल्ली सुल्तान, की एक फ़ीमेल को दिल्ली सुल्तान नहीं बनाना चाहिए। उसी समय के जो रज़िया के समय के ही हिस्टोरियन है कंटेम्प्रेरी मिनाज सिराज, वो लिखते हैं कि जो उनका ऐसा मानना था कि फ़ीमेल को जो है सुल्तान नहीं बनाया जा सकता। बट इन द सेम टाइम वो हैरान भी होते हैं कि रज़िया शी इज़ वेरी मच एक्सीलेंट क्वालिटीज़ जो कि उसके भाइयों में नहीं है। जो आज का बेटा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इसमें है कि गैरिसन टाउन से कैसे जो है एम्पायर बनती है दिल्ली सल्तनत। एक छोटे से शहर से शुरुआत होती है, दिल्ली वाला एरिया होता है, और कैसे जो उस आने वाले समय के सुल्तान हैं उसको एक एम्पायर का रूप देते हैं, बड़े साम्राज्य का रूप देते हैं। ये कुछ शहर हैं जो दिल्ली सल्तनत के उस समय थे। दिल्ली तो था कि कैपिटल दिल्ली में थी। देन मुल्तान जो पाकिस्तान में है, अजमेर इज़ इन राजस्थान, रणथंबोर इज़ इन राजस्थान, देन बनारस इज़ इन यूपी उत्तर प्रदेश, और लखनऊती जो है बंगाल में है। अच्छा, अब इसमें टर्म आती है हिंटरलैंड, कि सुल्तान जो है अपने गैरिसन टाउन्स में ही रहते थे। अब गैरिसन टाउन क्या होता है? एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट होती है, यानी किलेबंद शहर में रहते थे, जिसको कि किलेबंदी होती थी, चारों तरफ से सैनिक प्रोटेक्ट करते थे। और जो हिंटरलैंड अब वो एरियाज़ होते हैं जहाँ से उस समय के किंगडम को सप्लाई होती थी गुड्स एंड सर्विसेज की। गुड्स में जैसे फसल की सप्लाई होगी, अनाज की सप्लाई होगी, बाकी खाने पीने का सामान की सप्लाई होगी, और सर्विसेज जैसे आर्टिस्ट आ गए, कारीगर आ गए, पेंटर्स आ गए, बार्बर्स आ गए, मेसन आ गए। ये जो कामकाज करने वाले ये अपनी सर्विसेज देंगे। ये दूर दराज के या तो ये दूर दराज के एरिया से आएंगे, या तो जो सल्तनत के जो पास वाले जो हिंटरलैंड्स होंगे, इन जगहों को बोला जाएगा हिंटरलैंड। हिंटरलैंड में हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे सपोज बॉम्बे है, बॉम्बे को कॉटन की सप्लाई हिंटरलैंड करते हैं, गुजरात के गाँव और महाराष्ट्र के गांव, तो ये क्या कहलाएंगे? हिंटरलैंड। अब इसी तरह बताया गया है कि जैसे हमने पढ़ा कि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, कम्युनिकेशन के मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में काफ़ी समय लगता था। तो जब राजा लोग दूसरी दूर दराज के एरिया को अगर कैप्चर कर भी लेते थे, उनको ज़्यादा समय तक कैप्चर कर पाना आसान नहीं था, क्योंकि जैसे वो दिल्ली वापस आएंगे तो वहाँ का राजा फिर से खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर देगा या फिर डिक्लेयर कर देगा। अब देखिए, जो दिल्ली सुल्तान थे उस समय के, खासकर मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने दो तरीके से जो अपनी सल्तनत के एरिया को बढ़ाया। पहले इंटरनल फ्रंटियर्स, अपने आसपास के जो एरिया उनको कैसे बढ़ाया जाएगा। सबसे पहले तो हिंटरलैंड को अपने अंडर लिया जाएगा, जो आस पड़ोस के आसपास के एरिया जहाँ से सप्लाईज आती हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। इन हिंटरलैंड में गंगा यमुना दोआब वाला एरिया आएगा। अब जो गंगा यमुना दोआब वाला एरिया होता है वो वाला एरिया होता है जहाँ पे गंगा और यमुना नदियाँ बहती हैं। यमुना नदी तो दिल्ली से निकलती है। अब गंगा यमुना दोआब यानी ये नदियाँ इन एरियाज़ में बहती हैं और इन एरियाज़ के खेतों की सिंचाई करती हैं। और ये उस समय एरियाज़ काफ़ी घने थे। इन जंगलों को क्लियर किया जाता है। वो जो वहाँ रहने वाले हंटर गैदरर्स और पेस्टोरलिस्ट होते हैं उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। और ये जो लैंड है ये पीजेंट्स यानी किसानों को दी जाती है, और उनको बोला जाता है कि आप खेती बाड़ी कीजिए, और जो भी जितना शेयर होगा, टैक्स होगा, वो पे करने के बाद बाकी वो टैक्स जो है आप दिल्ली सल्तनत को पे करेंगे। इसका मतलब जो अब जो है दिल्ली सल्तनत का जो एरिया बढ़ गया,
जो उनके पास अब कैश आएगा, रेवेन्यू आएगा, वो भी बढ़ जाएगा। इसी तरह नए फोर्ट्रेसेस, किले बनते हैं, गैरिसन टाउन्स बनते हैं और नए टाउन्स बनते हैं ताकि ट्रेड को जो है, व्यापार को जो है बढ़ाया जा सके। अच्छा, अब जो सेकंड एक्सपेंशन होती है एक्सटर्नल फ्रंटियर्स, यानी कि जो दूर दराज के एरिया जो दिल्ली सल्तनत से काफ़ी दूर है, उनको अपने अंडर लाने के लिए मिलिट्री एक्सपीडिशन यानी कि सिपाहियों की मदद ली जाती है, वॉर्स लड़ी जाती हैं। ये भी अगेन शुरू होता है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद, शुरू तो होता है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे और ख़त्म होता है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। और इस समय क्या करते हैं ये जो सुल्तान्स होते हैं, जब ये दूसरी जगहों पर अटैक करते हैं, इनके एलिफेंट्स को कैप्चर करते हैं, हॉर्सेस को कैप्चर करते हैं, स्लेव्स को, और जो भी प्रेशियस मेटल जैसे सोना चांदी वो अपने साथ लेके आते हैं। अब बेटा जैसे हमने पढ़ा कि 1206 में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है और मोहम्मद बिन तुगलक के का टाइम ख़त्म होने तक, उसका जब रेन ख़त्म होता है, पीरियड ख़त्म होता है, तब सल्तनत को 150 ईयर्स हो जाते हैं। सल्तनत पीरियड के शुरू होने से लेके मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक 150 ईयर्स हो जाते हैं और उस समय तक दिल्ली सल्तनत का एरिया काफ़ी बढ़ जाता है और काफ़ी सारा जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट कर लेती है। क्योंकि हमें ये मालूम है कि दिल्ली सल्तनत में काफ़ी सारे डायनेस्टीज़ आई थी, काफ़ी सारे रूलर्स आए थे। स्लेव डायनेस्टी आई थी, खिलजी डायनेस्टी आई थी, तुगलक डायनेस्टी आई थी, सैयद डायनेस्टी आई थी और लास्ट में लोधी डायनेस्टी आई थी। अब ये जो मैप में बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी की मिलिट्री एक्सपीडिशंस अलग अलग समय में, उसके समय की एक्सपीडिशंस हैं। जैसे 1299 में ही इवेंट टू गुजरात गया, 1303 में चित्तौड़ राजस्थान में है, 1301 में रणथंभौर भी राजस्थान में है, 1305 में मांडू जाता है, देन देवागिरी उसी साल। देवागिरी बेटा जो है मोहम्मद बिन तुगलक की कैपिटल भी रहा है। और देवागिरी का जो आप ही की बुक में है, इसी बुक का पार्ट है, देवागिरी का जो दूसरा नाम है वो है दौलताबाद। और ये कुछ उस समय के लोकल किंगडम्स बताए गए जिनको जो हराता है अलाउद्दीन खिलजी। यादव, होयसला साउथ में, द्वारा समुद्रा ये साउथ में जगह है कर्नाटका के साथ, मदुराई में जो है पांड्या रूलर्स थे वहाँ तक जाता है, थंजौवर तक। दैन ये कुछ डायनेस्टीज़ हैं, काकेतिया डायनेस्टीज जो वारंगल जो आज का हैदराबाद है, उस समय वहाँ ये डायनेस्टी रूल करती थी। बंगाल से होके जाता है कि काफ़ी ज़्यादा जो मिलिट्री एक्सपीडिशन यानी कि जो लड़ाइयाँ जो हैं अलाउद्दीन खिलजी ने लड़ी थी। देन हमारे पास जो नेक्स्ट पिक्चर है दैट इज़ ऑफ क्वातुल इस्लाम मॉस्क। अब जो क्वातुल इस्लाम मॉस्क ये बेटा आपको कुतुब मीनार वाले एरिया में मिलेगी। अभी तो ये इसके रिमेन्स ही रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो इसी में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में आपको मिलेगा। तो क्वातुल इस्लाम जो मॉस्क है दिल्ली सुल्तान की पहली तरह की मॉस्क थी जो बनाई गई थी लोगों के लिए। क्योंकि जब दिल्ली ये सुल्तान जब इंडिया आए थे, जब ये स्लेव रूलर्स फर्स्ट समय इंडिया आए थे, तो अपने साथ काफ़ी सारे लोगों को लेके आए थे। और ये इन लोगों का जो मैक्सिमम लोगों का जो रिलीजन था वो इस्लाम को फॉलो करते थे। और इस्लाम को जो फॉलो करते हैं वो मॉस्क में जाके ओबीसियंस पे करते हैं अपने भगवान को, यानी गॉड को जो पूजा अर्चना है वो मॉस्क में जाके करते हैं। ये हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है क्वातुल इस्लाम मॉस्क की। अब देन नेक्स्ट जो वर्ड आता है दैट इज़ मस्जिद। अब जो मस्जिद वर्ड है एक्चुअल में अरबी से लिया गया है। मॉस्क इज़ कॉल्ड अ मस्जिद इन अरेबिक, अरबी वर्ड से लिया गया है। मॉस्क एक ऐसी जगह है जहाँ मुस्लिम जो है झुकते हैं, प्रोस्ट्रेट झुकते हैं, बो करते हैं, इन रेफरेंस टू रिस्पेक्ट देते हैं किसको, अल्लाह को, इन अ कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क। अब कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है, जब काफ़ी सारे लोगों का इकट्ठा होता है, एक साथ खड़े होते हैं लोग, समूह होता है। कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क में आप देखेंगे कि आपने देखा होगा कि लोग एक साथ नमाज अदा करते हैं, एक साथ जो है सजदा करते हैं भगवान को, अल्लाह को, ठीक है। अब यहाँ इन मॉस्क दे ऑफर देयर प्रेयर, जिसको प्रेयर्स को उनको नमाज कहते हैं। यहाँ जो मॉस्क में जो लोग हैं अपनी कम्युनिटी के पढ़े लिखे रिस्पेक्टेड कह सकते हैं, जिसको काफ़ी ज़्यादा लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उस लीडर को चुनते हैं, उस लीडर को इमाम कहा जाता है। और वो खुतबा रीड करता है। खुतबा होता है कि रिलीजियस सरमन की कुछ रिलीजियस सेइंग्स, कुछ रिलीजियस टीचिंग, जो ऐसी धार्मिक जो टीचिंग है जो कि सबके लिए अच्छी हो, एक अच्छी बात जो की जाती है, इसमें मॉरल टीचिंग दी जाती है खुतबा में। दैन हमारे पास एग्जांपल है बेगमपुरी मॉस्क की। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी अपने शहर जहाँपना में। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो दिल्ली में शहर बनाया था उसको नाम दिया गया जहाँपना। सारे जहाँ मीन्स पूरे वर्ल्ड को पनाह देने वाला, सेंचुरी, शरण देने वाला, सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड दिल्ली में बनाया था।
इसी तरह बड़ी सारी मॉस्क बनाई है उस समय के दिल्ली सुल्तान ने। मोती की मस्जिद एक मॉस्क है जो सिकंदर लोदी के मिनिस्टर ने बनाई थी, ठीक है। इसी तरह मॉस्क जमाली कमाली 1520s में बनी थी। जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है बेटा हमारा, क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजीज एंड द तुगलक। तो ये लोग कैसे एडमिनिस्ट्रेशन अपने रोज़ के कामकाज को कैसे चलाते थे वो थोड़ा सा हम जानेंगे। अब देखिए कि इस समय के जो सुल्तान थे, खासकर तुगलक और इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी, ये जो अपनी सर्विसेज हैं ज़्यादातर स्लेव से लेते थे, क्योंकि उस समय के जो दिल्ली सुल्तान का एक ट्रेडिशन था स्लेव्स अपॉइंट करना, गुलाम अपॉइंट करना और उनको स्पेशल मिलिट्री ट्रेनिंग देना। और जो स्लेव्स का डिपार्टमेंट था उसको बोला गया था बंदगान, पर्शियन फारसी वर्ड है। बंदगान वॉज अ स्लेव डिपार्टमेंट और स्लेव की सर्विसेज के लिए स्पेशली ये डिपार्टमेंट बनाया था। और स्लेव्स जो है एक सुल्तान के लिए अच्छे सोल्जर साबित होते थे, अच्छे मिलिट्री जनरल साबित होते थे। अब आपकी बुक में एक सोर्स दिया गया है कि स्लेव रेदर देन सन्स, इसमें बताया गया है कि स्लेव की अच्छे से अगर उसको अच्छे से रखा जाए तो एक जो एक स्लेव है वो एक सन से भी, एक बेटे से भी अच्छा होता है। अब ये भी बताया गया है कि भाई जो खिलजीज और तुगलक्स हैं इन्होंने काफ़ी रिच लोगों को और पावरफुल लोगों को ही मिनिस्टर्स नहीं बनाया, इवन कि स्लेव्स हैं उनको भी मिनिस्टर्स बनाया, उनको भी काफ़ी हाई पोस्ट थी। और कई बार ऐसा होता था कि इन जो स्लेव्स को ये पोस्ट देते थे उस कारण भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती थी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी जो इनके डेथ, जैसे इन राजा की डेथ होती थी तो आने वाली जो गवर्नमेंट सरकार होती थी वो अच्छे से काम नहीं कर पाती थी, क्योंकि जो स्लेव्स होते थे वो सिर्फ अपने राजा को, सुल्तान को के ही वफ़ादार होते थे, उनके बेटों के या उनके और जो भाई भतीजा होंगे उनके वफ़ादार नहीं होंगे। जैसे हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी के एग्जांपल है कि अलाउद्दीन खिलजी का स्लेव था मलिक काफूर, तो ही वॉज़ वेरी मच ओबीडियंट टू अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की कैंपेन में, लड़ाइयों में काफ़ी साथ देता है। बट जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है तो फिर वो आगे काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और जो अलाउद्दीन खिलजी का जो आगे आने वाला जो किंगडम एम्पायर होता है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, लड़खड़ा जाता है। अब देखिए एक एग्जांपल और दी गई कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने मिनिस्टर्स की अपने हाई पोस्ट अपने डिपार्टमेंट में अपने राज्य में किस किस को दी थी। एक बार्बर को दी थी, बाल बनाने वाले को, मना तबाखा एक जो कुक है खाना बनाने वाला, गार्डनर्स तो बताए हैं, उनको काफ़ी हाई पोस्ट दी गई है। और जो उस समय के हिस्टोरियन है ज़ियाउद्दीन बर्नी, तो वो इस चीज़ को मना करते हैं कि ये अच्छा डिसीजन नहीं है मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक को इन लोगों को हाई पोस्ट नहीं देनी चाहिए थी। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट जो पढ़ते हैं, इसी तरह बताया है कि खलजीज ने और तुगलक्स ने अपना जो किंगडम है उसको अलग अलग इक्तास में बांटा था। यानी कि जो एरिया, जैसे अभी हम देखेंगे कि स्टेट्स में बांटा गया, स्टेट्स को फर्दर डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया और डिस्ट्रिक्ट को जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चलाते हैं। तो उसी समय खलजीज और तुगलक ने क्या किया था और इल्तुतमिश ने अपने जो एरियाज़ हैं, जैसे इल्तुतमिश ने अपने पूरे जो लैंड थी उसको इक्ताज़ में बांट दिया था और जो इक्ता को देख रेख करते थे उनको इक्तादार बोला गया। सिमिलरली इनको मुक्तीज़ भी बोला गया कि ये जो इक्तादार है इनको लिए दूसरा जो टर्म दी गई दैट वाज मुक्ति। और इनको जो रेवेन्यू दिया गया, जो इनकी सैलरी थी वो कहाँ से आती थी कि ये जो मुक्तीज़ और जो इक्तादार हैं किसानों से जो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे उसी में से इनको सैलरी जो है वो दी जाएगी। और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने स्पेशली अकाउंटेंट अपॉइंट किए थे ताकि जो मुक्तीज़ और इक्तेदार हैं कुछ गड़बड़ी ना कर सकें, कुछ हेर फेर ना कर सकें। जितना इनका शेयर बनता है वो लोगों से उतना ही सैलरी लें और जितना कि सरकार यानी कि उस समय की गवर्नमेंट ने बोला है कि जितना लोगों से टैक्स कलेक्ट करना है ये उतना ही टैक्स कलेक्ट कर सकें। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय 3 तरह के टैक्सेस होते थे। पहला जो टैक्स था दैट वाज खराज। पहला जो टैक्स था उसको बोला गया खराज। खराज जो टैक्स है कि कितनी लैंड कल्टीवेबल है, कितनी लैंड कल्टीवेटेड है, यानी कितनी लैंड पे फसल उगाई है उस हिसाब से टैक्स लिया जाएगा और उस टैक्स को बोला गया खराज। देन जो सेकंड टाइप ऑफ टैक्स था वो था हाउसेस पे।
ठीक है, कि लोगों ने जो घर हैं, घरों पे भी टैक्स, जैसे आज हम पानी का किराया देते हैं, बिजली का किराया देते हैं, तो उस समय जो अलाउद्दीन खिलजी ने सेकंड टाइप ऑफ टैक्स रखा था वो हाउसेस पे रखा था, और थर्ड टाइप ऑफ टैक्स कैटल पे, जो भी जानवर रखे हैं, भेड़ पालन, बकरी, गाय, भैंस, इन सब पे जो टैक्स है उसको बोला गया थर्ड टाइप ऑफ टैक्स। देन आगे आते हैं नेक्स्ट, कि उस समय जैसे हमने पहले भी बात की कि डिस्टेंट एरिया, यानी जो दूर दराज के एरिया थे, जैसे बंगाल हो गया, साउथ इंडिया में जो इन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने एरिया जो कैप्चर किए थे, ज़्यादा समय तक इनको ही अपने अंडर नहीं रख पाते थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी एडवांस नहीं थी, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना थोड़ा मुश्किल था उस समय। तो ये जो लोग थे बंगाल या साउथ इंडिया के, कुछ समय के बाद खुद को इंडिपेंडेंट जो है ये डिक्लेयर कर देते थे। इसी तरह हमारे पास एक और इसी टॉपिक में बताया गया है कि जो मंगोल थे, जब मंगोल इन्वेजन होता है 1219 में वो ईरान में जाते हैं, वहाँ अटैक करते हैं, क्योंकि ईरान और आपको मालूम है इंडिया और ईरान के बीच में पाकिस्तान आता है, और उस समय पाकिस्तान तो था नहीं, तो इंडिया का जो बॉर्डर है ईरान के साथ लगता था। अगर अब मंगोल्स ने जब ईरान पे कब्ज़ा कर लिया तो इंडिया पे थ्रेट आ गया कि नाउ मंगोल्स जो है इंडिया पे अटैक कर देंगे। अब बेटा ध्यान से देखिए, मंगोलिया, यहाँ से जो मंगोल से ट्रेवल करते हैं तो यहाँ आते हैं, ये ईस्टर ईरान यहाँ तक आएंगे, तो यहाँ इंडिया तब यहाँ तक था, तो इंडिया को रिस्क था कि भाई दिल्ली सल्तनत तब यहाँ थी, जो पाकिस्तान वाला एरिया, तब ये भी इंडिया का पार्ट था, कि भाई इनका इन्वेजन हो सकता है, इनका अटैक हो सकता है। अब उस समय फिर क्या रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई उस समय के दिल्ली जो सुल्तान है, वो हम स्ट्रैटेजी थोड़ा सा जानेंगे, कि जो मेन जो स्ट्रैटेजीज थी अलाउद्दीन खिलजी की और मोहम्मद बिन तुगलक की। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, आर्मी डिफेंसिव मेथड अपनाया। डिफेंसिव होता है खुद को बचाव का, आर्मी तैयार कर दी कि इन केस अगर हम पे अटैक हुआ, पहले तो हम अटैक नहीं करेंगे, इन केस हम पे अटैक हुआ तो हमारी आर्मी इतनी तैयार रहेगी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ऑफेंसिव तरीका अपनाया कि भाई अटैक, जैसे अटैक होगा कि हम उन्होंने भी सेम वैसे किया कि पूरी तैयारी रखी आर्मी की, पूरा सब कुछ अपनी तैयारी करके अपनी ओर से, कि जैसे ही अटैक होगा तो हम भी उस चीज़ के लिए तैयार रहेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना एक नया शहर बनाया जिसको नाम दिया सिरी, और मोहम्मद बिन तुगलक ने शहर नहीं बनाया, जो पुराने शहर बने थे उनको खाली कराया और अपनी जो पॉपुलेशन है उसको देवागिरी भेजे, दौलताबाद, जो हमने अभी मैप में देखा था। अब जब अलाउद्दीन खिलजी ने सोल्जर्स इकट्ठे किए, अब उनको खाना भी तो खिलाना है। अब खाना खिलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बर्डन बढ़ गया। एक ही जगह जो सैनिक है उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी टाउन में सारे डिप्लॉय कर दिए, इकट्ठा कर दिए। तो उन खाना पीने के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो टैक्स है 50% ऑफ पीजन डील कर दी, यानी किसानों की जितनी फसल होगी उसका 50% जो हिस्सा है वो सरकार स्टेट को दिया जाएगा सल्तनत के ख़जाने में। तो और दूसरी ओर मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, कुछ टैक्सेस बढ़ा दिए, काफ़ी सारे टैक्सेस बढ़ा दिए, जिसके कारण क्या होगा, अकाल जैसी स्थिति होगी, भुखमरी जैसे हालात हो गए। अब अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरा क्या किया, सोल्जर्स को कैश में सैलरी देना शुरू कर दिया, और ये भी रखा कि सोल्जर अपना सामान खुद लेंगे दिल्ली के मर्चेंट से। अब ये भी एक खतरे वाली बात थी, सोचने वाली बात थी कि जो मर्चेंट हैं वो चीज़ों के दाम ना बढ़ा लें। तो इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी अच्छे से सर्वेइंग की थी, ऑफिसर्स रखे थे, ताकि जो मर्चेंट्स को देख सकें कि वो प्राइस जो है चीज़ों के बढ़ाए ना, और जो भी मर्चेंट चीज़ों के प्राइस दाम बढ़ाएगा उसको अच्छे से पनिश किया जाएगा। इसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक ने भी क्या किया, सैलरी जो है सोल्जर्स को कैश में देना शुरू कर दिया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नई जो करेंसी लाई जिसको बोला गया टोकन करेंसी। अब टोकन करेंसी में क्या किया मोहम्मद बिन तुगलक ने, कि कोई भी मेटल की जो करेंसी, जैसे कॉपर की करेंसी है, उसको इक्विवेलेंट, उसको सिल्वर के कॉइन के बराबर कर दिया। तो इससे लोगों ने क्या किया, सिल्वर अपने पास रख लिया, और जो सारा सामान है वो इन मेटल्स को देख के ख़रीदना शुरू कर दिया। यानी कि सिल्वर जो भी उनके पास आता था, सिल्वर और सपोज ऐसे मानेंगे सिल्वर और कॉपर का जो उसने प्राइस सेम कर लिया, एक चांदी के सिक्के का दाम एक कॉपर के सिक्के के बराबर हो गया। तो काफ़ी सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। इससे एक स्टेट, इसकी जो गवर्नमेंट थी मोहम्मद बिन तुगलक के, इसको काफ़ी नुकसान पहुंचा। तो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टेप वापस ले लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जो मेजर जो स्टेप्स लिए उससे उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ।
मोहम्मद बिन तुगलक को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि टैक्स बढ़ा देता है, टैक्स के कारण फेमीन आ जाता है, अकाल आ जाता है, लोगों की जो हालात है काफ़ी ख़राब हो जाती है और टोकन करेंसी के कारण काफ़ी नुकसान हो जाता है। बट एज वी आर व्यूइंग द फेलियर्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, हम मोहम्मद बिन तुगलक के फेलियर्स तो देख रहे हैं, बट वी हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, हमें ये चीज़ें भी रखनी है दिमाग में कि मोहम्मद बिन तुगलक फर्स्ट ऐसा सुल्तान था जिसने जो है मंगोल टेरिटरी को कैप्चर करने की सोची कि मंगोलिया जो है वहाँ चीन से जाना है और वहाँ मंगोलिया को कैप्चर करना है। इसी तरह बता जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो लास्ट जो बुक का जो कंक्लूडिंग टॉपिक है कि सल्तनत इन द 15-16 सेंचुरी की 1500 आते आते जो सल्तनत पीरियड है वो थोड़ा डिक्लाइन करना शुरू कर देता है और 1526 में जो है सल्तनत पीरियड ख़त्म हो जाता है विद द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 में होती है। उसके बाद जो मुग़ल डायनेस्टी आएगी, मुग़ल डायनेस्टी में एक इम्पॉर्टेंट रूलर आता है जो मुग़ल नहीं होता, अफ़गान होता है, शेर शाह सूर। बड़ी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन करता है, बड़ा अच्छा रूल करता है, उसकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद जो नया रूलर आता है अकबर, वो कैसे शेर शाह सूर के तरीक़ों को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में अपनाएगा। विद दिस वी एंड आवर चैप्टर नंबर 3 ऑफ हिस्ट्री, द दिल्ली सुल्तान। थैंक यू क्लास।